साथियों, जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भारत सरकार वर्तमान समय में यह कहकर लाई है कि इससे देश के किसानों का भला होने वाला है, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उदाहरण हमें करीब 100 साल पहले अंग्रेज़ों के समय में मिलते हैं, जब बिहार के चंपारण में अंग्रेज़ वहाँ के किसानों से नील की खेती करवाते थे। और वहाँ के किसानों के क्या हालात थे और किस तरीके से वहाँ के किसानों ने आंदोलन करके इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अपनी निजात पाई थी और उस आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका रही थी, इसका जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, बिहार में चंपारण जिले को यह सौभाग्य प्राप्त है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन वहीं से प्रारंभ किया था और वहां उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। वहां अंग्रेज़ों ने नील बनाने के अनेक कारखाने खोल रखे थे। ऐसे अंग्रेज़ों को नीले कहा जाता था। उन्होंने इस जिले की काफ़ी ज़मीन पर कब्जा करके अपनी कोठियाँ बना ली थी। ये लोग अपने खेतों में तो नील पैदा करवाते ही थे, साथ ही पूरे जिले के किसानों को मजबूर करते थे कि वे 1 बीघे के पीछे 3 कट्ठे में नील की खेती अवश्य करेंगे। इस प्रकार पैदा की हुई नील को ये नीले मनमाने दामों पर खरीदते थे। इस प्रथा को 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा के कारण चंपारण के किसानों का भयंकर शोषण इन गोरे नीलों द्वारा हो रहा था। इसके फलस्वरूप इन नीलों के खिलाफ चंपारण के किसानों में व्यापक असंतोष फैल चुका था, क्योंकि जो खेती किसान करते थे उसके उचित और वाजिब दाम उन्हें नहीं मिलते थे। साथियों, 3 कठिया प्रथा के अतिरिक्त ये नीले आसपास के गांवों की भोली भाली जनता को डरा धमकाकर उनका शोषण अनेक प्रकार से करके उन्हें अपमानित भी करते थे, ताकि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा सके। उनके चौकीदार उन लोगों को मारते पीटते भी थे। वहीं के एक किसान राजकुमार शुक्ल इस अत्याचार की कहानी का वर्णन करने के लिए गांधी जी के पास गए थे। उन्होंने गांधी जी से विनती की थी कि वे चंपारण में आकर इस अत्याचार तथा अपमान की स्थिति का स्वयं अध्ययन करें। साथियों, राजकुमार शुक्ल ही वो इंसान हैं जिन्होंने गांधी जी को मजबूर किया चंपारण आने के लिए। राजकुमार शुक्ल के सतत प्रयत्नों से ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके चंपारण के किसानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त भी की थी। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे और वहां से उसी रात को मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए थे। गांधी जी अपने मित्र श्री मजरूल हक, जो एक प्रतिष्ठित वकील रहे थे और गवर्नर की काउंसिल के सदस्य भी थे, उनसे मिलकर नील की खेती से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा की थी। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतीहारी पहुंचे थे। वहां से 16 अप्रैल 1917 को चंपारण के लिए जब वे प्रस्थान कर रहे थे, तभी मोतीहारी के एसडीओ के सामने उपस्थित होने का सरकारी आदेश उन्हें दिया गया था। उस आदेश में यह लिखा हुआ था कि वे तुरंत यह क्षेत्र छोड़कर वापस लौट जाएं। गांधी जी ने उस आदेश का उल्लंघन करके चंपारण की अपनी यात्रा जारी रखी थी। उस आदेश की अवहेलना करने के आरोप में उन पर मुकदमा कायम किया गया। चंपारण पहुंचने पर गांधी जी ने वहां के जिलाधीश को लिखकर सूचित किया कि वे तब तक चंपारण नहीं छोड़ सकते जब तक नील की खेती से संबंधित उनकी जांच का काम पूरा नहीं हो जाता। सरकारी आदेश की अवहेलना करने के अपराध में गांधी जी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में अदालत के सामने उपस्थित हुए तो वहां पहले से ही हजारों लोगों की भीड़ उनके दर्शन को जमा हो गई थी। मजिस्ट्रेट मुकदमे की कार्रवाई स्थगित करना चाहता था, मगर गांधी जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि सरकारी आदेश के उल्लंघन का अपराध वे स्वीकार करते हैं। गांधी जी ने एक संक्षिप्त बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने चंपारण में आने के अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर चंपारण के किसानों की सहायता करने के लिए आए हैं और उन्हें मजबूर होकर सरकारी आदेश का उल्लंघन करना पड़ा है। इसके लिए जो भी दंड उन्हें दिया जाएगा उसे भुगतने के लिए वे तैयार हैं। साथियों, गांधी जी का अदालत में दिया गया वह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उस बयान को मैं यहाँ आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। साथियों, मजिस्ट्रेट द्वारा फैसला सुनाने से पूर्व ही बिहार के लेफ्टिनेंट ने हस्तक्षेप करके गांधी जी के विरुद्ध मुकदमा वापस लेने का आदेश दिया था। इस प्रकार गांधी जी ने चंपारण में सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का ज्वलंत उदाहरण पेश किया था। सरकार द्वारा गांधी जी को यह भी आश्वासन दिया गया था कि जिस उद्देश्य के लिए गांधी जी चंपारण आए हैं उसकी प्रतिपूर्ति के लिए सरकार की ओर से सभी प्रकार की सहायता उन्हें उपलब्ध रहेगी।
चंपारण में गांधी जी ने किसानों की समस्या का व्यापक अध्ययन किया, जिसमें उन्हें बाबू राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जी बी कृपलानी, बाबू ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुग्रहण रामनारायण, मौलाना मजरूल हक, हसन इमाम, धरणीधर प्रसाद इत्यादि अनेक गणमान्य व्यक्तियों की सहायता भी प्राप्त हुई थी। गांधी जी और उनके सहयोगियों की सक्रियता और वहां के किसानों के उत्साह को देख सरकारी व्यवस्था असमंजस में पड़ गई थी। उच्च अधिकारियों और खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उसने तत्परता दिखाई और समस्या के हल की तलाश में रचनात्मक कदम उठाने की दिशा में पहल की थी। इसके बाद बिहार सरकार की ओर से नील की खेती से जुड़ी समस्याओं के निदान हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी, जिसके एक सदस्य महात्मा गांधी भी मनोनीत किए गए थे। इस कमेटी की रिपोर्ट सभी पक्षों ने स्वीकार की और बदनाम 3 कठिया प्रथा समाप्त कर दी गई थी। साथ ही किसानों को नई सुविधाएं भी प्रदान की गई थी। इस प्रकार निहलों के विरुद्ध यह आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ था। इससे चंपारण के किसानों में आत्मविश्वास जगा और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए उनमें एक नई शक्ति पैदा हुई थी। चंपारण सत्याग्रह का एक दूसरा अहम पहलू यह है कि गांधी जी को अनेक निष्ठावान सहयोगियों की प्राप्ति हुई थी। चंपारण में बिहार या बिहार से बाहर के जिन लोगों ने सक्रियता से गांधी जी को सहयोग दिया, वे ही लोग आगे चलकर हिंदुस्तान के बड़े नेता सिद्ध हुए थे। उदाहरण के लिए आप राजेंद्र प्रसाद का नाम ले सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह इस देश में गांधी जी का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था, जो सफल हुआ और भारत की आज़ादी के संघर्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग साबित हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व के प्रति जनसाधारण में विश्वास का श्री गणेश चंपारण से ही हुआ था। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के आंदोलनों के बारे में मैं आने वाली वीडियोस में भी आपको जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।